हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन माय येट अनदर वीडियो। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लो की स्ट्रेटजी जो कि मच अवेटेड थी काफ़ी टाइम से, है ना। तो उसको अपन डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को अपन कुछ 3 पार्ट्स में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रही थी जो मैंने इतना अच्छा खासा स्कोर किया था। देन अपन देखेंगे कि पास्ट जो अपने पास में 2 अटेम्प्ट थे, जून 24 एंड दिसंबर 23 के जो 2 पेपर्स हैं, इसके बारे में अपन डीप एनालिसिस करेंगे एक बार, है ना। उसके बाद में अपन देखेंगे जो अपना अपकमिंग अटेम्प्ट होने वाला है दिसंबर 24 एंड जून 25, उसके लिए अपन को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो और एक और चीज़ है ना, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उससे क्या होगा कि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं ना वो आप फटाफट से मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी जो लास्ट मेरा जो वीडियो था उस पर अच्छे खासे व्यूज़ थे लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं थे, क्यों उससे इससे आपको ही नुकसान होने वाला है। और जो अगर आप कमेंट्स कर रहे हो कि आपको कुछ चाहिए, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, तो वीडियो के यानी जो चैनल के साथ भी बने रहे, सब्सक्राइब भी करके रखे। इसमें देखो मेरा तो इतना फ़ायदा नहीं होगा लेकिन आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा अभी इस वक्त, तो क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर मैं कोई भी वीडियो डाल रहा हूँ तो फटाफट से आपके पास में पहुंच जाएगा उससे, ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से इसको। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ में टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना एक बार, है ना। उसमें मैं सारी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी। और काफ़ी जो स्टूडेंट्स था उनका क्वेश्चन आ रहा था कि मैंने कोई कोचिंग करी थी या फिर मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, और कोचिंग करी थी तो कहाँ से करी थी। देखो मैं क्लियरली बता देता हूँ, मैं एक सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हूँ। इंटर और फाइनल दोनों ही मैंने सेल्फ स्टडी से क्लियर किया है ना। मैंने कहीं से भी कोई क्लासेस नहीं परचेज करी थी। देखो उसका सिंपल सा रीज़न ये था क्योंकि मैंने जॉब के साथ अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट करी है। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप क्लासेस मत लो, आप क्लासेस लो, है ना। क्लासेस लेने से फ़ायदा ही होता है, ठीक है। लेकिन है ना, और ये कोई पेड वीडियो भी नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि इस टीचर से लेना अच्छा होगा, ये फिर उस टीचर से लेना अच्छा होगा। तो ये आप है ना अपने आप से डिसाइड करो। अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये टीचर बहुत ही अच्छा कर रहे हैं तो मैं उनके बारे में रिकमेंड कर दूंगा, नहीं तो एल्स तो मैं करूंगा नहीं, ठीक है। तो मैं एक सेल्फ स्टडी स्टूडेंट था, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, है ना। तो अब मैंने कैसे पढ़ाई करी थी और मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करे थे मैं आपको बताता हूँ ना। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि है ना ICMI का जो मैट है ना उसको बिल्कुल भी है ना अंडर एस्टिमेट मत करना। ICMI मैट को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। मैंने पास्ट जो प्रीवियस अटेम्प्ट था अपना उसके अंदर DT के अंदर तक मैंने देखा है कि इन्होंने ICMI मैट से क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि DT के अंदर मैंने पहले किसी भी अटेम्प्ट में देखा था कि ना अपने ICMI मैट से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो वैसे ही बाकी सब्जेक्ट में DT का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि DT में नहीं पूछा था आज तक उन्होंने ना, ठीक है। तो फिर लो हो गया। अभी तो अपन लो पे डिस्कस करें तो लो पे भी अपन को क्या करना है कि ICMI मैट को तो अच्छे से करके ही जाना है। मेरे केस में तो मैं करके गया था, ठीक है। देन उसके बाद में क्या करना है, पास्ट क्वेश्चंस करने, पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चन करने। अब जैसे ये होता है कि मेरे से काफ़ी लोग पूछते भैया ये तो है ना अपने तो काफ़ी अमेंडमेंट्स आते हैं, देन काफ़ी कुछ चेंज हो गया होगा। हाँ ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन है ना देखो एक स्कैनर करके आता है सुचिता प्रकाशन का, अगर आप उसको रेफर करोगे तो उसमें क्या होता है कि ना चेंजेस पहले से आ जाते हैं। अगर नहीं भी आते ना तो आप इतनी अंडरस्टैंडिंग रखो, है ना, जितने भी अपने पास में अमेंडमेंट्स आते हैं उसकी एक लिस्ट आती है सप्लीमेंट्री करके, तो उनको भी पढ़ो। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रही तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, है ना, काफ़ी बड़े बड़े टीचर्स हैं जो उसको डिकोड कर देते, तो उसको रेफर जरूर करो, ठीक है। ये हो गया अपना। देखो सबसे पहले तो अपन ने बोला मॉड्यूल्स, है ना, IC में जो अपने इंस्टीट्यूट से मिलते हैं। देन उसके बाद में पास्ट ईयर पेपर्स। अब पास्ट ईयर पेपर बोल रहा हूँ ना मैं, तो इसके साथ में MCQs वगैरह सारे ही अपन को करके चलना है, ठीक है। अब ये कब से करने हैं, देखो जो प्रीवियस अपने सिलेबस 22 के जितने भी पेपर्स हो उनके तो करने ही करने हैं। देन अपन को 16 सिलेबस के अंदर भी जाना है ना। 16 सिलेबस में कहाँ तक जाना है, जैसे मान लो कि जो अपने सेक्शंस मिल रहे हैं और जो चैप्टर्स मिल रहे हैं बस वो करना है, और ज़्यादा पीछे तक नहीं जाना अपन को। मैक्स टू मैक्स 4 ईयर्स पीछे चल जाना है, यानी मतलब 8 पेपर्स हो गए, 8 अटेम्प्ट्स हो गए। 4 ईयर्स का मतलब 8 अटेम्प्ट्स हो गए अपने पास में, ठीक है। और इसके साथ में आप क्या करोगे कि ना देखो अब कुछ क्वेश्चन है ना अपना इंस्टीट्यूट क्या करता है कि ना CA करिकुलम से लेता है। अब CA करिकुलम के अंदर तो देखो फाइनल में तो लो उन्होंने रखी नहीं है, तो ये क्या करता है CA फाउंडेशन में जो केस स्टडीज आई है ना, मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल, एक बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा कि जो CA फाउंडेशन का एक क्वेश्चन था अपने एग्जाम में आया था, मैं बताऊंगा कौन सा है वो, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि अपन फाउंडेशन का आप सोचोगे कि फाउंडेशन का अपने फाइनल में पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग भी क्या करते हैं अपने फाउंडेशन या फिर कहीं से भी इंटर में भी जो भी अगर कुछ मिल रहा है रेलेवेंट चीज तो वहां से उठा के, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट ही किया होता है, ठीक है। तो क्या करना है अपन को, तो CA के जो क्वेश्चन है केस स्टडी वाले कोई क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक अगर आपको मिल जाए तो बहुत बेस्ट है।
अगर नहीं मिलता है तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने कोई क्लासेस तो नहीं ली थी, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने एक में शिवांगी अग्रवाल करके उनसे क्लासेस परचेज करी थी, तो मैंने उसकी बुक्स ले ली थी। तो बुक्स है ना मेरे फ्रेंड से ली थी मैंने, देन उसको मैंने रीड किया था। अगर वो आपको मिल जाए तो बढ़िया है ना। देखो मैंने उसको किया था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको करके आपका हो जाएगा, लेकिन ये दोनों सोर्सेस में मैंने ज़्यादा रिलाई किया था, है ना। और उसको मैंने लास्ट टाइम पे एक बार देख लिया था क्विक रीड के लिए और केस स्टडीज के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए। अगर वो मिल जाए तो अच्छी बात है, उसका पीडीएफ मिल जाए बहुत अच्छी बात है ना। क्लासेस के लिए मैं आपको नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो लेना, मुझे पता नहीं है ना। और काफ़ी सारे मैराथन्स भी है यूट्यूब के ऊपर, वो मैं रेफर करता था, क्योंकि देखो एक सेल्फ स्टडी स्टूडेंट जो होता है ना, ये यूट्यूब और जो अपने मॉड्यूल्स होता है ना, इसी से पढ़ता है, ठीक है। तो मैं अपने ये अपना बता रहा हूँ, मैंने ऐसे किया था। और देन मैंने क्या किया था कि ना मैंने चार्ट्स बनाए थे लो के अंदर। अब चार्ट्स कैसे बनाते हैं, देखो ऐसा होना चाहिए, जैसे मान लो कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं या फिर कुछ सेक्शंस है, जैसे मान लो कि अपन डायरेक्टर कर रहे हैं तो उनको 2 पेज के अंदर कैसे आप समराइज करोगे, वो ऐसा होना चाहिए कि चलो ठीक है, और किसी के समझ में आए ना आए, लेकिन आपको पूरा समझ में आना चाहिए कि आपने ये चीज़ें लिखी, चाहे छोटा छोटा करके लिखो, चाहे कैसे भी लिखो, लेकिन समराइज करो बिल्कुल उसको। जितना ज़्यादा समराइज करोगे ना, उतना आपको लास्ट टाइम में पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, है ना। होप सो। मैंने तो अभी फोटो क्लिक नहीं करी मेरे चार्ट्स की, अगर मैं हो सका तो मैं आपको आगे ये फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि मैंने कैसे बनाए थे। तो चार्ट्स बना के चलना, मैंने हर एक चैप्टर का चार्ट बनाया, इवन लो के अंदर नहीं, मैंने हर सब्जेक्ट के अंदर चार्ट्स बनाए, ठीक है। तो चार्ट्स प्रिपेयर करने खुद के, किसी टीचर के आप रेफर कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद के नहीं बनाओगे तो उससे पहले जब तक आपका काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चार्ट्स आपको बना के चलने। और एक और चीज़ आपको है ना सेक्शन वाइज स्टडी करनी है, तो कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन वाइज ही स्टडी करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा एक बार स्ट्रेटेजी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने फॉलो करी थी, जो मैंने आपको बता दी, है ना। ये चीज़ें मैंने फॉलो करी थी। और जो लॉ है ना, उसको आप कैसे पढ़ोगे, पहली बात तो ये थ्योरी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है नहीं, है ना। तो आपको पढ़ना कैसे, मॉर्निंग में जब भी आप उठो, मैं कोई नहीं बोला जल्दी उठने के लिए, सुबह सुबह आपको क्या करना है, सिर्फ 1 आवर क्या करना है, लॉ की स्मूथ रीडिंग लगानी है। स्मूथ रीडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको रटना है, स्मूथ रीडिंग का मतलब होता है आप पढ़ रहे हो और पढ़ के समझ रहे हो वर्ड्स को, ठीक है। ऐसे आपको डेली करना है। तो स्टार्टिंग के 10 डेज तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन फिर बाद में आपको टाइम यानी अच्छा भी लगने लगेगा कि हाँ इतना हो रहा है अपना, और सिलेबस भी फटाफट खत्म होगा। आप लोगों को दिन में जितना टाइम देते हो वो देना, लेकिन सुबह 1 घंटा जरूर से देना, चाहे लो हो चाहे ऑडिट हो, यानी जो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको है ना स्मूथ रीडिंग देनी है सुबह सुबह। और सेक्शन वाइज स्टडी करनी है यार, जैसे कंपनी लॉ के अंदर, तो क्योंकि कंपनी लॉ एक तो मोटा पोर्शन है अपने सिलेबस के अंदर, है ना। और कंपनी लॉ के अंदर अपन को बिल्कुल सेक्शन वाइज ही चलना है पूरा का पूरा। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि ना चलो बताओ 173 किसका है ना, और यानी जो अपन 188 किसका है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का, है ना। जितने भी सेक्शन वाइज ही याद होना चाहिए। तो अब सेक्शन वाइज कैसे याद करोगे, एक पेज लेना, है ना। उस पेज पे क्या करना, जितने भी सेक्शन है ना, जैसे आप पढ़ रहे हो अपने सेक्शन 2 के सारी डेफिनेशंस के आते हैं, तो उसके बारे में देखो लिख दिया 2, है ना, स्लैश ऐसे करके 68, है ना। तो वो किसका है, 71 किसका है, तो बस उसके नाम लिखते हुए चलने हैं आपको, है ना। ऐसे सारे सेक्शंस के अगर आप नाम लिख दोगे ना, तो उससे क्या होगा, है ना, जब भी आप जैसे मान लो कि एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो, तो उस लिस्ट को देखा आपने, उस लिस्ट को देखा तो इस सेक्शन में क्या था, इस सेक्शन में देखने के बाद में आपको ये याद आएगा, है ना। पहले तो देखोगे हाँ ये प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन का, फिर उसकी कंडीशंस याद आएगी, कितने मेंबर्स होने चाहिए थे, फिर डायरेक्टर का आपने कोई सेक्शन ले लिया, तो डायरेक्टर के सेक्शन का आपने नाम देखा और सेक्शन नंबर देखा, ठीक है। देन उसको फिर आपके अंदर की चीज़ अपने आप खुद से याद करने की कोशिश करो आंखें बंद करके कि भाई हाँ इसके अंदर ये था, इसके अंदर ये था, इसके अंदर ये था। तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। अब मैं आपको आगे में बताता हूँ ना, ध्यान रखना। सबसे पहले तो ना सेक्शन वाइज स्टडी करनी, जो मैंने आपको पहले बता दिया। रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए, ICMI मॉड्यूल लेना है, पास्ट ईयर पेपर लेने, ठीक है, और चार्ट्स को उसके प्रिपेयर करने। और अगर किसी टीचर का मिल जाए, मैंने जो टीचर का नाम लिया उसके भी नहीं मिले, और किसी और टीचर के मिल जाए जिसके अंदर क्या है कि CA के क्वेश्चंस भी हैं और पास्ट ईयर तो है ही अपने वाले, अगर वो भी हो तो अच्छी बात है। लेकिन है ना एक्स्ट्रा जो सिलेबस है अपना और खुद के उनके वेल डिज़ाइन क्वेश्चन भी हो सकते हैं, अगर वो है तो बेस्ट है ना। क्लासेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है उनका मटेरियल, तो मटेरियल अगर आपको अच्छा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान करके चलना कि जो लॉ जैसा सब्जेक्ट है ना, वो और सब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपको यहाँ पे थ्योरी ही पढ़नी होती है, और थ्योरी रटनी नहीं होती है, यहाँ पे समझनी होती है, और अपने हिसाब से आंसर बनाने होते हैं। अभी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि आंसर बनाते कैसे हैं, ठीक है।
तो लॉ को एक अलग ही सब्जेक्ट ट्रीट करके चलना है अपन को बिल्कुल ही, ठीक है। चार्ट्स के साथ आपको स्टडी करनी है, और सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँगा ना, टेस्ट देने जितने ज़्यादा हो सके ना उतने ज़्यादा टेस्ट देने हैं। अब मेरे केस में क्या था, इंटर के अंदर और फाइनल के अंदर मैंने अपने पास को यानी प्राइवेट कोचिंग से टेस्ट लिए थे, टेस्ट बाय किए थे वहाँ से। तो वो क्या करता था, मैं उनको 3 घंटे का टाइम लगाया, उन्होंने पेपर मेरे को सेंड किया, देन मैं उसका PDF बना के उनको सेंड करता था एंड वो चेक करके मुझे देते थे। तो मैं ऐसा करता था। और अगर ऐसा भी नहीं करो तो आप खुद से ना पेपर लेके और खुद से चेक कर सकते हो, लेकिन इससे क्या आता है, कंसिस्टेंसी नहीं बनी हुई रहती। तो आपको क्या करना है कि कहीं से भी है ना टेस्ट बाय कर लेने। अगर मेरे से हो सका तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा क्वेश्चंस, तो है ना, टेस्ट का मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा। क्वेश्चंस क्या, क्वेश्चन पेपर बना के 1 या 2 तो मैं आपको लॉ के अंदर दूंगा ही दूंगा, ठीक है। तो वो तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब मुझे फटाफट मत बोलना कि, क्योंकि इन चीज़ों में सब में टाइम लगता है। देखो पहले थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा, ठीक है। देन ये हो गया स्ट्रेटेजी के बारे में, है ना। अब एक बार मैं ना पेपर्स दिखा देता हूँ आपके दिसंबर 23 और आपका जून 24 का। तो ये दिसंबर 23 का पेपर है ना, ठीक है। अब इसमें देखो समझ के चलना, अपना जो टोटल जो लॉ का पोर्शन है ना, उसमें मेजर पोर्शन कौन सा आता है, कंपनी लॉ का आता है, ठीक है। और अपना जो पेपर आता है 128 मार्क का आता है, 128 मार्क का, है ना। तो 128 मार्क के अंदर 55 मार्क का है ना आपका सिर्फ कंपनी लॉ का आता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अगर आपने इस पोर्शन के ऊपर बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे दिया ना, तो बाकी पोर्शन के ऊपर आपको इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा। कंपनी लॉ को तो मैं एक बता रहा हूँ कि ना उसका जूस बना के पी लो एक तरीके से, ठीक है, अच्छी तरीके से ना। तो ये अपने MCQs का जो सेक्शंस रहता था, है ना। अब इसके अंदर भी आप देखोगे ना, मेजरली पोर्शन अपन को कंपनी लॉ का ही मिलेगा, है ना। अब इन्होंने क्या किया था, इसके अंदर एक केस स्टडी दे दी थी MCQs के अंदर ही। फिर उसमें ये देखो 10 नंबर की हो गई, 2 मार्क्स ईच का, तो 10 नंबर की हो गई। तो और ये जो है ना अपन को पैटर्न इसमें जून 24 में देखने को नहीं मिला। तो अभी इसको अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक बार अगर आपका MTP आ जाता है, MQP आ जाता है, उसके बाद में आपको थोड़ा सा और है ना अपने पास में है ना क्लियरिटी आ जाएगी, मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँगा, है ना। तो अभी तो अपन प्रीवियस पेपर्स के ऊपर ही चल रहे हैं। तो अब देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया ना अपने डिपॉजिट वाले सेक्शन से आ गया, देन उसके बाद में ऑडिट कमेटी से आ गया, सेक्शन 177 में भी यही था, है ना, ठीक है। ऑडिट कमेटी वाले से आ गया, और उसके बाद में देखो सेक्शन 180 पावर ऑफ बोर्ड से आ गया, और 135 ये अपने CSR से आ गया। तो ये देखो आप ये देखोगे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन, मतलब 28 नंबर का जो पोर्शन था ये कंपनी लॉ से मिला सीधे के सीधे। फिर उसके बाद में 4 का A क्या था, ये भी कंपनी लॉ से आ गया। 4 का B भी कंपनी लॉ से आ गया। अब आप खुद देखो 42 मार्क यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कंपनी लॉ से दिख रहा है मेरे को, और एक ही केस स्टडी है। हाँ, इसी केस स्टडी की बात कर रहा था मैं ना। अब ये जो केस स्टडी है ना, ये आपके फाउंडेशन के किसी टर्म के अंदर आई हुई है, ये वाली जो केस स्टडी है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया था, तो मुझे वहाँ पे मिली थी ये, ठीक है। तो इसका आंसर ये था कि ना इनको नहीं है मेंबर रिड्यूस करने की, क्योंकि ना जो मैक्सिमम लिमिट होती है प्राइवेट कंपनी केस में 200 की होती है, तो वो इसमें पूछा गया था, ठीक है। देन उसके बाद में देखो ये फिर एक केस स्टडी है 5 के B के अंदर। तो कुल मिला के दो केस स्टडी तो अपन को मिली है अपना जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, और एक केस स्टडी मिली है MCQ के अंदर, ठीक है। देन ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ये बाकी वाले क्वेश्चंस आ गए अपने ना, ये नॉर्मल वाले। देखो सेक्शन में जहाँ पे बोलो ना, सेक्शन आपको सिर्फ कंपनी लॉ के अंदर ही याद करने हैं। अब देखो अगर आप जून 24 का पेपर आओगे तो इसके यहाँ पर कोई केस स्टडी नहीं दी है इन्होंने MCQ के अंदर, ये प्योरली इन्होंने MCQs पूछे हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप आ रहे हो यहाँ पे अपने सेक्शन B वाले पार्ट में, तो यहाँ पे इन्होंने कंपनी लॉ का यानी 7 से यानी 2 क्वेश्चन तक इन्होंने कम किए हैं, यानी कंपनी लॉ का थोड़ा पोर्शन कम किया है, लेकिन है ना फिर भी ये 55 तो डोमिनेट कर रहा है ना। अब यहाँ पे देखोगे आप 3 के A के अंदर एक केस स्टडी मिल गई, देन 4 के A के अंदर भी मिल गई। देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन आया था CSR का, है ना, तो 2 हो गई। उसके बाद में आपको एक केस स्टडी मिल गई, देखो 4 के B के अंदर, और एक और मिल गई। तो कुल मिला के अपने पास में कितनी हो गई, 4 केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चंस हो गए। तो यानी ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है कि अब जो आने वाला अटेम्प्ट होगा ना, उसके अंदर केस स्टडी आपको 4 से 5 तो ईजिली मिल जाएगी, है ना, ठीक है। अब देखो सेबी की केस स्टडी आई है इसके अंदर, है ना, तो अपन डिस्कस करेंगे देखो इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अपने माइंड के अंदर रखना है कि केस स्टडी अप्रोच अब ज़्यादा आने वाली है पेपर्स के अंदर, है ना, ठीक है। तो आ जाओ ना, अब मैं आगे अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए क्या कैसे तैयार करने को मैं बताता हूँ आपको ना, ठीक है।
सबसे पहले तो ना राइट आंसर को कैसे लिखना है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो ये हिडन ट्रिक नहीं है, ये फिर सबको पता है, लेकिन यार काफ़ी लोग करते ही नहीं है। अब करोगे नहीं तो होगा कैसे। सबसे पहले क्या करना है कि ये ना, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, है ना, ऐसा क्वेश्चन जिसके साथ में सेक्शंस लग रहे हो तो और प्रोविजंस लग रहे हो, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं ना, डायरेक्ट वो नहीं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस नहीं, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आपका एक और वो था ना, क्या नाम था उसका, ठीक है, तो याद नहीं आ रहा, बताता हूँ, एक चैप्टर और था। तो रेलेवेंट प्रोविजन के अंदर देखो क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है। जैसे मान लो कोई कंपनी लो का क्वेश्चन आ गया ऑडिट कमेटी के ऊपर आ गया, तो आप देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, एज पर सेक्शन 177 है ना ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऐसे करके लिखोगे और इसको अंडरलाइन करके चलना है, साथ के साथ अंडरलाइन करके चलना है। अगर आपने यहाँ पे सेक्शन कोट कर दिया तो आधा काम तो आपका वहीं बन गया, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि ऐसे क्वेश्चन आए तो आप हर जगह एज पर सेक्शन ये मत करना। अब जैसे आपने लिखा एज पर सेक्शन 177, अब जैसे अगला क्वेश्चन आया तो उसमें आप लिखोगे इन द लाइट ऑफ द सेक्शन 177, और फिर उससे अगला है उसमें लिख दिया इन द अकॉर्डेंस ऑफ द सेक्शन, यानी ऐसे बना बना के लिखने, आपको आंसर खुद से बनाने, ठीक है। ये हो गया, सेक्शन कोड करने, रेलेवेंट प्रोविजन लिखना है। अब देखो क्वेश्चन की लेंथ क्या रखनी है, मैं आपको बताता हूँ आंसर की लेंथ क्या रखनी है। आंसर की लेंथ आपको करनी है, देखो 1.5 पेज मिनिमम, इतनी तो रखनी है। और है ना, रश और मेश नहीं करना है इसको बिल्कुल भी, पैराग्राफ फॉर्म में, पॉइंटर्स फॉर्म में ऐसे बना के चलना है। आप है ना मेरी कॉपी रेफर कर लेना एक बार, अगर आपने देखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, तो उसको डीप देख लेना एक बार कि मैंने कैसे लिखा था, ठीक है। तो आपको आधी क्लियरिटी तो वहीं आ जाएगी। तो मिनिमम 1.5 पेज और मैक्सिमम 2.5, वो भी सब सारे केस में नहीं तो टाइम ही नहीं बचेगा आपको, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन में हो सकता है उस क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर आपको भर भर के आता है, ठीक है। तो ऐसे होगा, रेलेवेंट प्रोविजन में आपको लिखना है एज पर सेक्शन ऐसे करके, और आपको आंसर कंप्लीट करना है अपना। देन फिर अपन को कंडीशंस डालनी है उस क्वेश्चन के अंदर, आपको जितनी भी आपको कंडीशंस लिख ली है इसको पॉइंटर्स फॉर्म में लिखना है हमेशा, कंडीशंस को पॉइंटर्स फॉर्म में ही लिखोगे आप, है ना, पॉइंटर्स बना बना के लिखना है ना। तो जैसे मान लो कि है ना अपना रेलेवेंट प्रोविजन हो गया हाफ पेज का, देन कंडीशन अपनी होगी हाफ पेज की, एंड देन कॉन्क्लूजन हो गया हाफ पेज का, 1.5 ऐसे करके हो जाएगा, और जो बड़ा होगा उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्क्लूजन के अंदर क्या करना है, कॉन्क्लूजन के अंदर मान लो कि कोई केस स्टडी आई या फिर आपसे कुछ पूछा यस और नो के अंदर, तो वो लिख के आओगे तो उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट करके बॉक्स के अंदर बना के आना, या हाईलाइट करके आना, डबल लाइन खींच के आनी है, तो है ना। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ना हाईलाइट तो उनको पता है करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, चलो एक बार लिख लेते हैं, लास्ट में जब है ना टाइम खत्म हो जाएगा, ये फिर टाइम थोड़ा सा बचेगा तब हाईलाइट कर देंगे। ये गलती बिल्कुल मत करना, आपसे नहीं हो पाएगा। और अगर होगा भी ना तो आप क्या करोगे, बिल्कुल कचरा करके आ जाओगे, और सब कुछ है ना, मान लो आपने स्पेस नहीं छोड़ा तो फिर अब उसको आधा कटा हुआ दिखेगा नीचे से, ये पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो साथ के साथ ही करके चलना है, उनको हाईलाइट तो करना ही करना है, ठीक है। तो ये बेस्ट है ना। तो ये आपको ये जो 3 पॉइंट है ना, इसके अंदर ही आंसर लिखना है, ना एक ज़्यादा ना एक कम, ना एक ज़्यादा ना एक कम, आपका आंसर भी फटाफट हो जाएगा, आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि अपन को ऐसा ही करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स बना के आप लिख लोगे। देन उसके बाद में क्या करना है, एक मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि एमसीक्यू में जस्टिफिकेशन देना है कि नहीं देना। अरे यार भाई 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, अब अभी भी आप ये पूछोगे कि एमसीक्यू के अंदर जस्टिफिकेशन देना है कि नहीं देना। देखो एमसीक्यू में कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, ठीक है। मैं फिर क्लियरली आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। मैंने अपने में दिया था क्योंकि दिसंबर 23 इज द फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, जिसमें अपन को जस्टिफिकेशन यानी सिलेबस वाइज के अंदर पहला पेपर हुआ था वो, ठीक है। तो वहाँ मैं देख के आया था सेफर साइड के लिए। और अगर आपको लगता है कि यार नई जस्टिफिकेशन नहीं देंगे और काफ़ी सारी सर्टिफाइड कॉपीज़ में आपको देखने को मिल जाता है, तो आप क्या करना कि जस्टिफिकेशन देना। कितना दोगे जस्टिफिकेशन, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। एमसीक्यू में टोटल मिला के 30 मिनट से ऊपर आपको नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट्स ईच लगना चाहिए। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन लेना और थोड़ा सा आंसर लेना, उसको बना के 1 लाइन के अंदर आप जस्टिफिकेशन देखे होगे 1 लाइन के अंदर, ठीक है। अभी जून 24 में जो मैंने फाइनल का एग्जाम दिया था उसकी कॉपीज़ मैंने ऑर्डर कर दी है। अगर वो आती है ना फटाफट से, मैं आपको वो दिखा दूंगा, आपके पेपर से तो पहले ही आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें मैं दिखा दूंगा कि आपको क्या करना है और कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसको आप होल्ड पे भी रख सकते हो, और मेरी मानो ना तो मत ही लिखो। अब मेरे क्या काफ़ी फ्रेंड्स ने पेपर दिया, वो मेरे साथ ही पास हुए हैं, किसी ने नहीं लिखा, मैं भी लिख के आया था इस बार डर के मारे। तो मैं साफ ही मना करता हूँ, नहीं मत लिखो,
ABC लिखो, पर खाली ए मत लिख के आ जाना, जैसे 2 का खाली ए ऐसे नहीं लिख के आना। ए पे जैसे कुछ आंसर है, जैसे इसका आंसर है ऑडिट, तो ऑडिट लिख के आना है ना, ये लिख के आना है, इतना नहीं, 2 नंबर के लिए जस्टिफाइबल होना चाहिए आपका, ठीक है। और बाकी तो मैं आपको आगे जो भी होगा वो बताऊँगा, ठीक है। तो ये है, मैंने देखो आपको रिसोर्सेज बता दिए, कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सुबह सुबह क्या होता है, थ्योरी याद होती है, सेक्शन कैसे याद करना है, सेक्शन की लिस्ट बनानी है ना, देन उसके आगे उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके चलना है अपन को ना। अगर आप ये फॉलो करते हो ना, तो मैं इस स्ट्रेटजी को नाम देता हूँ 80+ स्ट्रेटजी। लोग डरते हैं कि लोग में पास कैसे हो, आप यहाँ पे स्ट्रेटजी बना रहे हो 80+ की, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इसको अच्छे से फॉलो करते हो, जैसे जैसे पॉइंट्स मैंने आपको बताएं, तो डेफिनेटली आप इसको कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। और अपने अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस भर के रखना कि हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं करूँगा, बस तो हो जाएगा, आपका आधा काम वहीं कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और गैप मत देना, थ्योरी के सब्जेक्ट में बिल्कुल मत देना। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि अपन को अपन आंसर निकाल लेते हैं कैसे ना कैसे करके, लेकिन थ्योरी के सब्जेक्ट में गैप मत देना, ठीक है। तो बस इतना ही था, मेरी तरफ से कंप्लीट है। और देखो चैनल पे अच्छी खासी रीच आ रही थी, तो उसको कंटिन्यू रखना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना है इसको ना, तब क्या होगा कि ना मैं भी तो थोड़ा मोटिवेट रहूँगा, तो मैं आपके लिए ज़्यादा रिसोर्सेज लेके आ पाऊँगा। अगर मुझे ही थोड़ा से लगेगा कि यार इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो फिर थोड़ी सी ऐसी हिचकिचाहट होती है, ठीक है। तो बस वही बात है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और भी अगर कुछ डाउट आए तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपके लिए जरूर लेके आऊँगा, ठीक है। और DT के क्वेश्चंस वगैरह के लिए मेरे को काफ़ी लोग बोल रहे थे, मैं जल्द से जल्द लेके आ रहा हूँ आपके लिए, टेंशन मत लो, बस मेरे को थोड़ा सा टाइम और दे दो, ठीक है। मैं करता हूँ आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।